हेलो नमस्कार दोस्तों, MS फिजिक्स पॉइंट 1 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच केमिस्ट्री का पार्ट 9 लेके आया हूं, अर्थात 9वां दिन है ये, ठीक ना। ये आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री का ये सेशन चल रहा है और ये जो आप लोगों का केमिस्ट्री का जो चल रहा है सेशन, ये ऑल एग्जाम कंपटीशन से दृष्टिकोण से है। चाहे इसमें हो रेलवे हो, SSC हो, ग्रुप डी हो, NTPC हो, टेक्नीशियन हो, लोको पायलट हो, बिहार BPSC का सीटेट हो, शिक्षक विभाग का हो, बिहार सरकार के द्वारा जो देने वाले हैं, बिहार पुलिस हो, जो भी दारोगा हो, जो भी MTS हो, विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसी को नज़र में ध्यान में रखते हुए आपको केमिस्ट्री स्टार्ट किया गया है। और इसमें आप लोगों को हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे, घबराना नहीं है, धीरे धीरे न्यूमेरिकल भी बताएंगे, ठीक ना। तो आप लोगों को ध्यान से अब वीडियो को देखना है और आपको क्या करना है, बलग में कॉपी कलम लेके बैठना है भाई मेरे दोस्त मेरे यार। ये नहीं कि खाली बस देखेंगे, सुत के देखेंगे या सुतले तक ध्यान रखेंगे और बाद ले हम एने हाँ तो कॉपी किताब होने। लिखना है, पढ़ना है तो लिखना है, लिखने की कोशिश करो और दिमाग में घुसाने की कोशिश करो। इन्हें कहने से घुसा रहे हैं, निकालते चल जाना है, ठीक ना। चलिए आते हैं अब। देखिए आज हम लोग देखेंगे क्या टॉपिक है, यौगिक है। तो यौगिक क्या होता है, यौगिक किसे कहते हैं। सर अच्छा साफ से दिखता है बाबू, थोड़ा देख लो तो वीडियो लिखा हुआ साफ से दिख रहा है, आगे यहाँ चढ़ के देख लो थोड़ा सा। यौगिक क्या होता है, तो यौगिक समझने की कोशिश करते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं एक निश्चित अनुपात में। कौन अनुपात में? एक निश्चित अनुपात में। दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। हल्ला मत करो बाबू, ठीक ना, वीडियो में चलाता है। यौगिक किसे कहते हैं? फिर से डेफिनेशन सुनिए। दो या दो से अधिक, दो मतलब ये दो को मार्कर है, दो या दो से अधिक, मार्कर लेना नहीं, ये एग्जाम्पल स्वरूप समझना है। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिए आपस में एक निश्चित अनुपात में, तो एक नया पदार्थ का निर्माण हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे देखता होगा पानी में मिला दिए, ये जैसे में एग्जाम्पल देखिए ना, हाइड्रोजन यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु जब आपस में मिलाएं तो जल का निर्माण हो गया। इसको संतुलित अवस्था में करते हैं तो यहाँ दो से मल्टीपल, यहाँ दो से मल्टीपल, तो ये जल का निर्माण हो गया। यानी कि एक निश्चित अनुपात में मिलाए हैं तब बना कौन चीज? जल। तो जल क्या हो गया? यौगिक हो गया। क्या हो गया? यौगिक हो गया। अब ठेठ में समझ सकते हैं कि दो गो चीज मिलाएंगे एक में, अरे दो गो चीज मिलाएंगे एक में तो नया पदार्थ जब बनेगा और ये क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। मिडिल पॉइंट थोड़ा की रखना यार, निश्चित अनुपात। आई जस्ट डेफिनेशन तो चेंज होता है, निश्चित अनुपात बोलना जरूरी है। चला अब देखो भाई मेरे दोस्त, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया आप लोगों को। अब और एग्जाम्पल समझो ना, और एग्जाम्पल जैसे में एग्जाम्पल C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन के मिला दिए हैं तो CO2 बन गया। क्या बन गया? CO2 बन गया। अगला N2+O2, N2O, दो से मल्टीपल कर दिए हैं, दो से मल्टीपल कर दिए। सास बहू लड़ गई, गैस जाके सुंघा देना, अगर कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। की कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। अब उन्हें सास मुँह फुलेने, इन्हें बहू मुँह फुलेने, अब दोनों में लड़ाई झगड़ा हो ले तो हंसाने का विधि क्या है? इन्हें ले जो बलग में जेबी में ले जाके वगैरह सुंघा दे मुँह में। अब दोनों हंसना स्टार्ट है, दोनों जाके अब हंसबे करेगी, गला मिलेगी, हंस रहे दोनों तो अच्छा से गला मिलेगी, ठीक ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड आप लोगों को रखना चाहिए। इसलिए सभी जो भाई मेरे हैं जो शादीशुदा हैं उसको ये वाला गैस एकदम रखना चाहिए कि कभी भी पत्नी और चाहे पति में झगड़ा हो तब पति को तो सूंघ लेना चाहिए, पत्नी को सूंघा देना से सब विवाद खत्म, ठीक ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड ये हो गया। इसके अलावा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, C6H12O6, ये भी आपका क्या है? यौगिक है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया आप लोगों को। अब आते हैं अगला पॉइंट, कहता है यौगिक में उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं रहता। यौगिक में उसमें जो अवयवी तत्व होते हैं उसका गुण मौजूद नहीं रहता है। 400 फीट का अगला प्रश्न है ये, ठीक ना।
यौगिक कहता है, एक होता है यौगिक, एक होता है तत्व, एक होता है अणु, ठीक ना। तो यौगिक और अणु में झोल होता है। कहता है यौगिक में उसके अवयवी कण का गुण मौजूद नहीं होता, और कहेगा वो मिश्रण में उसके अवयवी कण का गुण मौजूद होता है कि नहीं होता, मिश्रण में बताएंगे। तो याद तुमको कैसे रखना, देखो यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं होता। क्यों? क्योंकि नया पदार्थ होना, जैसे हाइड्रोजन को मिलाएं और ऑक्सीजन को मिलाएं तो जल बन गया। क्या जल को हम पीते हैं तो हाइड्रोजन गैस जैसा लगता है? नहीं लगता है। तो अगर हम अवयवी कण अगर मौजूद नहीं है, क्या ऑक्सीजन को सूंघते हैं तो जल को पीते हैं तो ऑक्सीजन जैसा गंध आता है? नहीं आता है। उसके अलावा नाइट्रोजन, एक और एग्जांपल लिख देते हैं आपको यौगिक का, N2 प्लस H2 NH2, या अमोनिया का निर्माण कर देते हैं NH3, तो यहाँ 2 से यहाँ 3 से। अब देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो अमोनिया का निर्माण हो गया। अब क्या नाइट्रोजन को सूंघते हैं, हाइड्रोजन को सूंघते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो अमोनिया बन जाता है। क्या अमोनिया से नाइट्रोजन जैसन गंध आता है? नहीं आता है। हाइड्रोजन जैसन गंध आता है? नहीं आता है। इसलिए यौगिक में उसके तत्वों का गुण जो है मौजूद नहीं रहता। अगला पॉइंट आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहचानने का रूल है। यौगिक का सूत्र होता है, पहला नंबर यौगिक का सूत्र होता है, यौगिक का सूत्र होता है, यानी कि जब तो सूत्र जानता है वो यौगिक होगा, जब सूत्र नहीं जानता है वो यौगिक नहीं होगा, मिश्रण होगा। जैसे में एग्जांपल समझो, ग्लूकोज का जानते हैं C6H12O6, जल का H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, अमोनिया का NH3, इसके अलावा चीनी का C12H11, बेकिंग सोडा Na2, बेकिंग सोडा NaHCO3, धोवन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये सभी आपका क्या हो जाएगा? ये सभी आपका हो जाएगा यौगिक हो जाएगा, क्या कि सबके सूत्र है। अब शरबत के सूत्र होता है, शरबत के सूत्र नहीं होता तो यौगिक नहीं होगा। किसमें तो क्या होगा तो आगे बताएंगे थोड़ा। उसके बाद इसके अलावा शरबत के अलावा दूध के सूत्र होता है? नहीं होता तो यौगिक नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गए। अगर सूत्र होगा यौगिक होगा, अगर सूत्र नहीं होगा वो या तो तत्व हो सकता है या तो मिश्रण के श्रेणी में जाएगा। आगे बताएंगे। अब देखिए यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं, मतलब यौगिक का छोटका रूप क्या कहलाता है? यौगिक का छोटका रूप अणु कहलाता है। यानी कि जो यौगिक है, जैसे जल है तो इसका सूक्ष्मतम रूप क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। जैसे ये देखिए अणु कहलाएगा। ये जल जो बना है 2H2O, तो इसका ये अणु, इसका कौन हो जाएगा? H2O अणु हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, कहता मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला यौगिक का क्रम। अब शरीरवा में मतलब देहा में कौन कौन पाल जाता है यौगिक, और कैसे कौन ज़्यादा पाल जाता है, कौन कम पाल जाता है, ये समझने की कोशिश करना। तो देखो भाई मेरे, जल H2O जल सबसे ज़्यादा पाल जाता है, लगभग 65 से 70% जल पाया जाता है। फिर प्रोटीन, फिर फैट, फिर कार्बोहाइड्रेट 1% पाया जाता है, मात्र 1%, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। बोलो शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सी पाया जाता है? कौन सा यौगिक? जल। उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद फैट, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप लोगों को यदि समझ में आ गया तो आप लोगों को वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक दबा देना है और शेयर कर देना है, ताकि आपके साथ आपके जो दोस्त हैं वो भी देख ले, उनको भी फ़ायदा हो, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपका अगला प्रश्न है, आज का प्रश्न क्या है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके उसका आंसर देना है। आज का प्रश्न है कि टंग अष्टंग का गलनांक कितना होता है? टंग अष्टंग का गलनांक कितना होता है? शायद अभी इस केमिस्ट्री में वीडियो में आपको ऑनलाइन में नहीं बताएं, तो ये आपके पास जवाब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यदि जिसके पास जवाब होगा वो कमेंट कर देना, जिसके पास नहीं होगा कमेंट फिर आगे हम बता देंगे अगला क्लास में। लेकिन अगला क्वेश्चन जो देते हैं उसके लिए टेस्ट फ्री है, ठीक है ना, जिसका पहले कमेंट आएगा। फिर से अगला प्रश्न क्या है जो आपको पढ़ाया गया है? प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है कि
विसरण और स्थितिज ऊर्जा पदार्थ की कौन सी अवस्था में अधिकतम होती है। और दूसरा प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था का खोज किसने किया। दोनों का पहले जिसका कमेंट आएगा उसका आपका जो है टेस्ट का जो है फी जो है वो माफ़ हो जाएगा, यानी कि फ्री टेस्ट आपका हो जाएगा। तो आप लोगों को कोशिश करना है जल्दी से कमेंट करें और कमेंट में लाइक को कर दें, ठीक ना, कमेंट के साथ। चलो यहाँ उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए, स्क्रीन शॉट ले लिए। आगे देखिए, आगे देखना भाई मेरे दोस्त मेरे यार। आगे यदि हम लेते हैं जल, क्या चीज़ है जल, H2O। जल से हम क्या क्या समझते हैं। पहला नंबर तो इसमें परमाणु की संख्या हम पूछें, क्या चीज़ के परमाणु की संख्या पूछे तो परमाणुओं की संख्या क्या होगा। तो देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, तो 2 + 1 टोटल क्या परमाणु 3 परमाणु। दूसरा नंबर यदि हम इसका द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान या भार, द्रव्यमान या भार का अनुपात पूछा हुआ प्रश्न है, का अनुपात। अब देखिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो, अनुपात पूछ रहा था 2 × 1 अनुपात ऑक्सीजन के 16, तो क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा 8, तो 1:8, 1:8। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्या निकालेंगे, अब क्वथनांक देखते हैं इसका, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना होता है। तो क्वथनांक जहाँ से खौलना प्रारंभ करता है यानी उबलना प्रारंभ करता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। यदि हम इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें और केल्विन में कन्वर्ट करें, तो फ़ारेनहाइट में यदि हम बात करें तो आपका जल का जो क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यदि हम केल्विन की बात करें तो केल्विन में आपका 373 केल्विन होता है। और र्यूमर में यदि हम बात करें तो 80 र्यूमर होता है। ये सभी टेम्परेचर का मात्रक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब क्वथनांक हो गया है, अब हिमांक बचा है मेरे भाई मेरे दोस्त। इसको लिखना है, प्रश्न पूछता है, धक-धका के जवाब देना, टक-टका के, ठीक ना। इसलिए ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। यदि हम हिमांक की बात करें, हिमांक मतलब वह न्यूनतम तापमान जहाँ से कोई पदार्थ जम जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। यदि हम ये डिग्री सेल्सियस, बाबू अल्लाह मत करो, ठीक ना, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यदि हम केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन, 273 केल्विन। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और र्यूमर की यदि हम बात करें, र्यूमर की यदि हम बात करें तो 0 डिग्री र्यूमर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे टॉपिक अगला क्या कहता है, हिमांक हो गया परमाणु का अनुपात। यदि हम इसमें परमाणु का अनुपात निकालें, 2 मिनट अभी रुकना है आपको। यदि हम परमाणु का अनुपात निकालें, देखा जाए हाइड्रोजन क्या गो तो 2 गो, तो 2 अनुपात, ऑक्सीजन क्या गो 1 गो, तो 2 अनुपात 1। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, आपको फ़ायदा देगा। इतना बार रेलवे जो भी वैकेंसी आने वाला आगामी, उसमें आपको 100% फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो भी प्रश्न आपको देते हैं सब चुनल प्रश्न चला, सब रेलवे लोको पायलट, क्योंकि एग्ज़ाम दिए हैं तो उससे जो टेरियल क्वेश्चन था सब चुने हैं, ठीक ना। खाली धैर्य रख कर पढ़ने की कोशिश करो। परमाणु का ये इससे अनुपात, ये पूछा हुआ प्रश्न, जल का परमाणु भारों का अनुपात क्या था, ठीक ना, ये पूछा हुआ था प्रश्न, बुतरू वाला सवाल, ये से प्रश्न पूछा था, ठीक ना।
ऐसे ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस में पूछा जाता है, लेकिन अब टेढ़ियाने लगा क्वेश्चन तो बाबू कभी र्यूमर में दे देता है, कभी फ़ारेनहाइट में दे देता है। तो बाबू को सब चीज़ सीखना है। इसके अलावा अगला यदि हम बात करें तत्वों की संख्या, यदि हम बात करें तत्वों की संख्या, तो तत्वों की संख्या क्या हो, देखो तो हाइड्रोजन एगो तत्व, ऑक्सीजन एगो, यानी कि टोटल क्या गो तत्व, दू गो तत्व, क्या गो तत्व, दू गो। ये नहीं कि हाइड्रोजन दू गो एगो ऑक्सीजन, 3 गो नहीं करना है, परमाणु हो जाएगा। तत्व दुइये को ना भाग लिया है, हाइड्रोजन भाग लेगा ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आप लोगों को ये टॉपिक जो बताया गया आपको समझ में आ गया होगा अच्छा से। और यदि आप लोगों को अच्छा से आ गया, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगता है, चलो भाई मेरे दोस्त मेरे यार, तो ज़रूर सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो, और वीडियो के भगा भगा के नहीं देखो। ये प्रश्न बोलते हो अगर जवाब दिया करो, ठीक ना, कमेंट नहीं करता है पर लाइक नहीं मारता है तो डिसलाइक को मार दिया करो। चलो ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं आज, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।